हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी शिक्षक साथी एवं शिक्षक अभ्यर्थी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग तैयारी कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा की और बीपीएससी टीआरई 3.0 की। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आज से हमारा जो शिक्षक साथी है उनका एग्ज़ाम यानी परीक्षा शुरू हो गया है और ये निरंतर जो है वो 7 तारीख तक चलता रहेगा। तो आज का जो हमारा ये जो सेट है यानी मॉडल टेस्ट है, मॉडल सेट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आज हम लोग जो कल के परीक्षार्थी हैं जिन्होंने कल देना है उनके लिए आज का ये हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है मैंने 50 प्रश्न का जो टॉप 550 प्रश्न है जो कि आपको समान अध्ययन से लिया गया है। तो आप लोग चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा दिख रहा है कि इकोसिस्टम शब्द दिया गया है, मतलब इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, ओडेम ने, क्लीमेंट्स ने, टेंसले ने या न्यूटन ने। तो इकोसिस्टम शब्द जो है दोस्तों, जो इकोसिस्टम शब्द जो है ये जो देने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है टेंसले, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आज का सेशन बहुत ही ज़ोरों शोर से चलने वाला है और बहुत ही तेज़ी में हम लोग बढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। बोल रहा है कि रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों और को नष्ट करने के लिए और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको पाश्चुरीकरण का उपयोग, प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है पाश्चुरीकरण, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो कि हमारा है कि जोहानसन ने दिया है वो शब्द क्या है। बोल रहा है कि जोहानसन ने जो शब्द दिया है उस शब्द का नाम क्या है। तो उस शब्द जोहानसन ने जो शब्द दिया है दोस्तों उस शब्द का नाम है जीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम अंक से गुना करना चाहिए। 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए हमको जो मल्टीप्लाई यानी गुना करना पड़ेगा वो आपको 50 से गुना करना पड़ेगा। 2 पंचे 10 और 10 पंचे 50, तो यही इसका जो है वो फैक्टर हो गया। और इस तरह से इसका जो घन बनाने के लिए दोस्तों, आपको घन बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टर निकालते हैं यानी एलसीएम करके, और जो है सो एलसीएम निकाल के जो 2 का जो है कितनी बार आ रहा है और 3 का कितनी बार, 5 बार कितनी बार, तो उस तरह से हम लोग इसको करेंगे। तो ये सबसे न्यूनतम जो अंक होगा दोस्तों वो होगा 50 होगा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। बोल रहा है कि किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं दोस्तों। तो आपको हीलियम में पाए जाते हैं, He पे ++2 होता है दोस्तों। तो इसलिए जो है इनके हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है। बोल रहा है कि आवर्त सारणी जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, उसमें जो है आपको तीसरे तत्व में आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो तीसरे आवर्त में जो है कुल जो है 8 तत्व हैं। उसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा आर्गन है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। बोल रहा है कि पौधे में जो है ये प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है, कौन ऊर्जा में। तो ये जो दोस्तों आपको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है। बोल रहा है कि जब हम जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो ये सोडा वाटर बन जाता है। ये कौन सा कारक है, एक ऑक्सीकारक है, एक क्षारीय प्रकृति है, अम्लीय प्रकृति है या एक उपचायक है। दोस्तों ये जो है एक अम्लीय प्रकृति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता। बोला कौन सा विटामिन जो है वो लीवर में संचित नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो विटामिन सी को जो है यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है। विटामिन सी को यकृत में संचित नहीं किया जा सकता, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। हमारा अगला प्रश्न है सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी। बोल रहा है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले एक औद्योगिक क्रांति दोस्ती आपको इंग्लैंड में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि भारत का हिंदू कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो हिंदू कैलेंडर दोस्तों आपको शक संवत, जिसको हम लोग राष्ट्रीय पंचांग बोलते हैं, उस पर आधारित है। तो शक संवत जो है यानी कि ऑप्शन नंबर जो
आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है। बोल रहा है कि अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों। तो अलमाटी बांध जो है आपको कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी। जीटी रोड जो है वो कौन से राजा थे जिसके शासनकाल में बनाई गई थी। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों कि जीटी रोड जो है वो शेरशाह के द्वारा बनाई गई थी, यानी कि शेरशाह सूरी जो है ऑप्शन नंबर सी में वही आपका करेक्ट उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे। तो भारत के जो अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे दोस्तों वो लॉर्ड माउंटबेटन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है। बोल रहा है कि संविधान संशोधन जो है वो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है दोस्तों। तो संविधान अनुच्छेद जो है वो 368 के जो अनुच्छेद है उसके बिना पर जो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रब्बी फसल है। बोल रहा है कि इनमें से कौन जो है वो रब्बी फसल है दोस्तों। तो रब्बी फसल आपको गेहूँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपको सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था। बोलना है कि डॉक्टर सीवी रमन जो है ना उनको किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। तो उनको जो है फिजिक्स में मिला था नोबेल पुरस्कार। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीवी रमन है ना, चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम था। हमने उनको 1930 में मिला था। कब मिला था। तो 1930 में मिला था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत में स्थापित जो दोस्तों पहला नेशनल पार्क है, इससे पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा जिम कॉर्बेट भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गड़ा अंतग्रह है, यानी कि इनमें से कौन ग्रह जो है अंतग्रह है। और सब बाहर अंतग्रह बाहर ग्रह भी हो सकता है दोस्तों। तो इसमें पूछ रहा है कि अंतःग्रह इनमें से कौन है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो अंतःग्रह है आपको बुध शुक्र। तो इसमें बुध नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब इसका हो गया बुध नहीं दिया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज का बोल रहा है डिज़ाइन किसने तैयार किया था दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको मैडम भिकाजी कामा ने इसका जो है वो डिज़ाइन तैयार किया था। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष रहे दोस्तों वो आपको है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे एक मैथ का रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि मैथमेटिक्स इसको बोल सकते हैं कि 1-1/3 1-1/4 को सॉल्व करके डैश करके 1-1/50 तक हम लोग को सॉल्व करना है दोस्तों। तो इसको जो हम लोग दोस्तों सॉल्व करते हैं ना, तो इसका जो उत्तर आता है दोस्तों वो 2/50। तो 2/50 का उत्तर हो गया दोस्तों 1/25। तो इसका सही उत्तर हो गया 1/25। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो कि हमारा है कि किसी समषटभुज की एक भुजा बोल रहा है कि एक भुजा उसकी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समषटभुज बोल रहा है दोस्तों, तो यानी कि इसका फार्मूला होता है 6√3/4 इंटू a²। तो a² की जगह पर यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 150√3 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही इसका करेक्ट उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि का प्रश्न है दोस्तों 832। इसको आपको कॉपी किताब लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसका उत्तर बताता हूं दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है वो है 98 रुपया 56 पैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में। बोल रहा है कि टिहरी जल विद्युत परिसर जो है वो आपको हिंदुस्तान के कौन से राज्य में है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपको कि टिहरी जल जो है वो उत्तराखंड, यानी कि उत्तर प्रदेश जो अभी अलग हुआ है वहीं इसका टिहरी जल विद्युत परिसर पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा है कि जनसंख्या
नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। बोल रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा समवर्ती सूची, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है वही डैश समवर्ती सूची में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। बोल रहा है कि हमारे शरीर में कौन सी धातु, बोल रहा है दोस्तों, अगर विटामिन बोलता तो विटामिन क्यों हो जाता, लेकिन यहाँ धातु बोल रहा है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको कैल्शियम, यानी कि Ca++ जो है इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया। बोला कौन सी घटना है जो गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया। वो दोस्तों आपको है रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट जो है काला कानून था एक, वो कब बनाया था तो 1919 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साक्ची में किस वर्ष हुआ था। बोल रहा है कि टाटा लौह इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साक्ची में किस वर्ष हुआ था। यहाँ से दो चीज़ मिल रहा है कि सिंहभूम जिले में, सिंहभूम जो है जगह का नाम था और वो जिला जो है वो साक्ची था। इसमें कब हुआ था दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको है 1907 में। ये सिंहभूम कहाँ है दोस्तों आपको, तो ये आपको है झारखंड में ये सिंहभूम है। तो इसका सही उत्तर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है। बोल रहा है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है ये नील नदी है ना, तो बोल रहा है किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है दोस्तों, तो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में। तो इसका सही उत्तर हो गया आपको अफ्रीका महाद्वीप में जाके प्रवाहित होती है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि नौसेना, सेना और वायु सेना का काम भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई कौन सी सूची में सूचीबद्ध है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, नौसेना, उसके बाद फिर सेना, फिर वायु सेना का काम जो है वो कौन से संविधान के कौन से अनुसूची में बद्ध है दोस्तों, तो ये जो है आपको संघ सूची में है ना, यूनियन हमको इसको बोल सकते हैं, तो संघ सूची में इसका सूचीबद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि दोस्तों हमारा है कि भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई। बोल रहा है कि भारत में योजना बनाने की नीति बनाई गई किसके द्वारा, तो भारत में योजना नीति जो बनाई गई वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो योजना नीति अपनाई गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि दोस्तों हमारा है कि FIOFIC के सदस्यों को पढ़ाया डैश शैवाल कहते हैं। बोल रहे हैं FIOFIC, बोल रहा है कि FIOFIC के सदस्यों को पढ़ाया डैश शैवाल कहते हैं दोस्तों, तो इसको जो है ब्राउन शैवाल कहते हैं, जिसे हम लोग भूरा बोल सकते हैं, भूरा शैवाल। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ डैश नियत रहता है ना, तो बोल रहा है कि समय के साथ डैश नियत रहता है। किसी वस्तु के एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ जो है वो वेग आपका नियत रहता है। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि डैश का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। बोल रहा है कि डैश, यहाँ पे डैश लिखा, उसका तार जो है इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। ऊन है, कपास है, जूट है और नायलॉन है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि जलरोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया। बोल रहा है कि जो रेनकोट है जो बारिश में पहना जाता है उसका आविष्कार किसने किया, तो जलरोधक रेनकोट का आविष्कार जो है दोस्तों वो चार्ल्स मैकिन्टोश जो है उन्होंने किया था। तो उसका ऑप्शन नंबर जो सी है वही इसका सही उत्तर है कि जल को रोकने वाला जो रेनकोट है उन्होंने किया था। ये इन्होंने 1824 ईस्वी में किया था। कब किया था, तो 1824 ईस्वी में पहली बार जो है इन्होंने रेनकोट जो बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि नियॉन की खोज
नियॉन की खोज किसने की थी? तो नियॉन की खोज जो दोस्तों आपको मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स ने किया था। तो इसका जो उत्तर हो गया दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया, मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स, इन्होंने ही किया था। कब किया था? तो 1872 ईस्वी में, 1872 से इन्होंने किया था। और 1961 ईस्वी में विलियम रामसे, ये दोनों ने मिलकर किया था। यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों आपको। तो इन दोनों ने मिलकर इनका नियॉन का खोज किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक है। बोल रहा है कि ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक इनमें से कौन है? तो इनमें से इसका जो सही उत्तर दोस्तों, ब्रोमीन जल को जो रंगहीन करता है वो आपको एसिटिलीन करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है उसी जो है वही सही उत्तर है। इसे एसिटिलीन को ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो गया दोस्तों वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि दो संख्याओं का योगफल 42 है एवं उनका गुणनफल 437 है। उसका योगफल 42 है, गुणनफल 400 संख्या ज्ञात करें। दोस्तों अगर हम दो संख्या को x और y मान लेंगे तो x और प्लस y बराबर हमारा हो जाएगा 42, है ना। x प्लस y बराबर हमारा हो जाएगा 42 और x y बराबर हो जाएगा हमारा 437। और इसी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो होगा आपको 4। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वही इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है दोस्तों कि ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को कहा जाता है। बोल रहा है कि ग्रह जो है उसकी जो गति को बताता है उस नियम को क्या कहा जाता है? तो उस नियम को दोस्तों ऑप्शन हमारे पास न्यूटन का नियम, केपलर के नियम, एवोगैड्रो के नियम, द मॉर्गन के नियम। तो इसका जो है केपलर के नियम इनको कहा जाता है। यानी ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को केपलर का नियम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा दिया गया है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है। दिए विकल्पों में से सही विकल्प को जो अनुक्रम को पूरा करे। बोल रहा है इनमें से एक जो है यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लुप्त है। तो इस जगह पे क्या आएगा? तो ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि 0.5 है। क्या है? -0.5 है। यहाँ देख लीजिए -0.5 है। उसके बाद -0.35 है। उसके बाद -0.2 है। उसके बाद -0.05 है और यहाँ पे डैश है। एक चीज़ आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये -0.5 है। उसके बाद है -0.35। तो इसमें जो है दोस्तों प्लस अगर वो 0.15 अगर कर देंगे तो ये -0.35 हो जाएगा। यानी सब में जो है 0.15 जोड़ा गया है। सब में आपको +1.5 पॉइंट के बाद जोड़ा गया है। तो 0 पॉइंट यहाँ देख रहे हैं आपको कि 0.05 में अगर आप +0.15 जोड़िएगा तो इसका जो उत्तर आ जाएगा दोस्तों वो आएगा 0.1। इसका सही उत्तर दोस्तों हो गया बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली 7वीं मधुबनी चित्रकार बन गई? मधुबनी से रिलेटेड है और ये मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, किसको मिला है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको है दुलारी देवी को मिला है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? बोल रहा है कि अयोध्या पहाड़ जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो अयोध्या पहाड़ आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो आपको ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है वर्तमान भारतीय संस्कृति सर्वाधिक रूप से किससे प्रभावित होती है? बोल रहा है भारतीय संस्कृति जो वर्तमान की है वो किससे प्रभावित होती है? ऑप्शन है हमारे पास नैतिकता से, पश्चात संस्कृति से, प्रबुद्ध वर्ग से या आदर्शवाद से। तो वर्तमान भारतीय संस्कृति दोस्तों आपको आदर्शवाद से प्रभावित होती है। तो इसका उत्तर हो गया आपको ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि यहाँ देख रहे हैं कि 7500 और +1250/50 बराबर है किसके? किसका इसका उत्तर क्या होगा?
तो देख रहे हैं कि 7500 है, यह 50 है, तो इसको अगर हम 50 से अगर डिवाइड करेंगे 1250 को, तो ये कितना आएगा? तो ये 1250 को अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 आएगा। तो 7500 में 25 जोड़ देंगे तो 7525, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिकीकरण का क्या परिणाम आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है? आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है? बोल रहा है नए वर्गों का उदय, साक्षरता में वृद्धि, बेरोजगारी या इनमें से सभी। आधुनिकीकरण का जो परिणाम है दोस्तों, ये तीनों चीज़ है, यानी कि नए वर्गों का, साक्षरता में वृद्धि, बेरोजगारी, ये तीनों जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, और ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, जो कि आपको मैथमेटिक्स से दिया गया है, जो कि आपको देख रहे हैं कि दो संख्या है 7 और 21। क्या है? 7 और 21 का तृतीय अनुपात क्या होगा? बोल रहा है कि दो संख्या है और दोनों का तृतीय अनुपात क्या होगा? तो एक का 7 है, उसका फिर 21 है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको 63। 21 दिया 63, 7 दिया 21 और 21 दिया 63। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। कल जितने भी शिक्षक साथी का परीक्षा है, सक्षमता परीक्षा, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनका अच्छे नंबर से पास करें सक्षमता परीक्षा में। आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आप अच्छी तरह से और अच्छे नंबर से पास करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।